अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो अभी हम इंशाल्लाह एएस का जो P1 का सेकंड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने लगे हैं। ये ज़्यादातर आपकी 90% आप समझ लें कि ऑलमोस्ट ओ लेवल्स वाली ही है, और इसमें एक चीज़ ऐड हुई है 2020 ऑनवर्ड विच इज़ इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले 7 कॉन्सेप्ट्स हम पार्ट 1 में करेंगे आज, एंड देन पार्ट 2 में करेंगे जो सर्कल्स वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो न्यू ऐड हुई है। ठीक हो गया? सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो ये आपने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है कि जब भी दो पॉइंट्स के बीच में आपने डिस्टेंस निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसकी एप्लीकेशन आप सबको आती भी है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल से देख लेते हैं। मैं किसी भी पॉइंट को 1 कह सकते हैं, किसी भी पॉइंट को 2 कह सकते हैं। मैं एडवाइस करूँगा हमेशा कि हमेशा x1 y1 और x2 y2 इस तरह लिख लिया करें, ताकि जब आप डिस्टेंस निकालें तो आप में कोई मतलब कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ठीक हो गया? सो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, सो 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 विल बिकम 2 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में इसका जो आंसर आता है 7 माइनस 3 होता है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, एंड द आंसर इज अंडर 25 विच इज़ 5 यूनिट्स। सो ये आपकी लेंथ आ गई। इस तरह ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब इसकी पेपर में एप्लीकेशन किस तरह से आ सकती है कि हो सकता है कि पेपर में आपके पास प्रूफ करने आ जाए कि एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है। अगर एक ट्रायंगल आपके पास आइसोसेलेस है तो आपको दो लेंथ्स निकालनी पड़ेंगी इस फॉर्मूले के साथ, और वो इक्वल आ गई तो इसका मतलब ट्रायंगल आइसोसेलेस है। कभी के पास पेपर में इस तरह का सवाल आता है कि आप दो लेंथ्स की रेशोज़ निकालें, ए बी रेशो बी सी, इस तरह करके। तो आप ए बी की सेपरेट रेशो लेंथ निकालेंगे यूजिंग द फार्मूला, फिर आप बी सी की सेपरेट लेंथ निकालेंगे, और फिर आप उन दोनों को रेशो के थ्रू सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरह की इसकी एप्लीकेशंस पेपर के अंदर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 ख़त्म। सो मूविंग ऑन टू कॉन्सेप्ट नंबर 2 विच इज़ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट भी आप ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं। इसका जो फार्मूला होता है बेसिकली दैट इज़ x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। इस फार्मूले से मिलता है क्या है, बेसिकली दो पॉइंट्स के जो बिल्कुल मिडिल वाला पॉइंट है एग्जैक्टली हमें वो मिल जाता है। ठीक है, अब इसकी भी छोटी सी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। लेट मी कॉल दिस एज x1 एंड y1, इसको x2 और y2। इसका अगर मैं मिड पॉइंट निकालूँ, x1 प्लस x2 इज़ 3 प्लस 5/2, कॉमा -2 प्लस माइनस इज़ -4/2। तो जब इसका आंसर आएगा फाइनल आंसर 4 और -3, ये आपका मिड पॉइंट निकल आया। अब इसमें एक तरह का और भी सवाल आता है जिसमें आपको मिड पॉइंट का आंसर दिया होता है लेकिन ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स नहीं पता होते। ठीक है, तो इसमें एक छोटी सी हम चीज़ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या डिफरेंस है। अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं x1 प्लस x2 यानी x प्लस 5/2 एंड y1 प्लस y2 यानी 3 प्लस y/2, इसका जो आंसर है वो किसके इक्वल है, उसने दिया हुआ है 1,7। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप नोटिस करेंगे जब भी दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होते हैं ना इस तरह, तो आप x कोऑर्डिनेट हमेशा x की इक्वल पुट करते हैं और y कोऑर्डिनेट हमेशा y की इक्वल पुट करते हैं। ठीक हो गया अननोन्स निकालने के लिए। तो आई कैन से कि x प्लस 5/2 इक्वल्स टू 1, यहाँ से x का आंसर निकल आएगा -3, एंड 3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से y का आंसर निकल आएगा 11। ठीक हो गया, ये निकल आए। इस चीज़ को मैं नोट में भी लिखवा देता हूँ ताकि आपके पास नोट्स में ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, कि whenever two coordinates are equal, whenever two coordinates are equal, equate the values, equate का मतलब होता है इक्वल पुट करना, of x and values of y to find the unknowns। ठीक है, तो आपने x की वैल्यूज़ को इक्वेट करना है और y की वैल्यूज़ को इक्वेट यानी इक्वल पुट करना है ताकि आपके पास अननोन्स आ जाए, जो भी अननोन होगा। ठीक हो गया। अब मिड पॉइंट की एक एप्लीकेशन है जो अक्सर स्पेशली शेप्स वाले क्वेश्चंस में आती है, वो है फाइंडिंग द फोर्थ वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है फोर्थ कॉर्नर। ठीक है, ज़्यादातर ये कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर अप्लाई होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो एप्लीकेशन है मिड पॉइंट का, ये सिर्फ इन 4 शेप्स पे एप्लीकेबल है: स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम। इन चारों शेप्स में एक चीज़ कॉमन होती है अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ 4 साइडेड शेप, कि इनके जो डायगनल्स होते हैं, आई होप यू नो व्हाट इज अ डायगनल। डायगनल का मतलब होता है बच्चों
ये जो लाइन है जो कॉर्नर्स को ज्वाइन करती है ऐसे, ठीक है। जो डायगनल्स है वो हमेशा शेप के कहाँ पे मीट करते हैं, मिड पॉइंट पे। तो अगर डायगनल शेप के मिड पॉइंट पे मीट करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए और सी का मिड पॉइंट होगा इस डायगनल का, वही बी और डी का भी होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने इन 4 शेप्स में से जब भी आपको 3 कोऑर्डिनेट्स नोन होंगे, यानी फॉर एग्जांपल ए पता है मुझे, बी पता है मुझे, सी पता है लेकिन मुझे डी नहीं पता, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम ये मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जिससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है और चीज़ें बड़ी क्विकली हो जाती हैं, ठीक है। कैसे, इसकी एग्जाम्पल करके देखते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, लेट मी रफली ड्रॉ इट, ठीक है। एक रफली पैरेललोग्राम बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी। याद रखिएगा लेबलिंग करते हुए जिस तरह ए और बी यहाँ पे, तो सी हमेशा यहाँ पे आएगा, ऑर्डर में चलते हैं हमेशा, ठीक है। डी है। अब आपने डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जी। ए बी सी कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, जिसके नहीं पता उसको आप अज्यूम कर लें टू बी एक्स एंड वाई। तो अभी हमने क्या सीखा था कि ये जो शेप है पैरेललोग्राम, दिस इज़ वन ऑफ द 4 शेप्स जो हमने पीछे मेंशन की थी। तो इसके जो डायगनल्स हैं, एक डायगनल होगा इसका ये वाला ए और सी का, एक डायगनल होगा बी और डी का। तो हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, जो मिड पॉइंट ऑफ ए सी है दैट शुड बी इक्वल्स टू द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ ए और सी पे, ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे ये पता है विच इज़ 5 -5 एंड -1, सी के हैं 6 और -2। तो अगर इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ, से इट बिकम्स -5 + 6 / 2, -1 -2/2। ये आपका ए सी का मिड पॉइंट हो गया। अब अगर हम बी डी पे आते हैं तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट है, और तो ये बन जाएगा x -1/2 एंड y -4/2। अभी हमने पीछे एक नोट लिखा था कि जब भी दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं बच्चों, तो x वाला हमेशा x की इक्वल पुट होता है, ये वाला इसकी इक्वल पुट होगा, और y वाला हमेशा y की इक्वल पुट होगा टू फाइंड दी अननोन्स, ठीक है। तो आई कैन से 6 - 5 होता है ना 1/2 इक्वल्स टू x -1/2, ये 2 कैंसिल, तो x का आंसर यहाँ से निकल आएगा 2, ठीक हो गया। और -3/2 इक्वल्स टू y -4/2, ये 2 कैंसिल, तो y का आंसर आता है 1, ठीक है। इसका मतलब जो मेरा फाइनल आंसर था, जो रिक्वायर्ड था डी के कोऑर्डिनेट्स, दैट शुड बी 2, 1, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल, ओ लेवल्स की तरह की, ये थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम टाइप है कि उसने ये बोला है द लाइन x + y = 4 कट्स द कर्व y = 8 - 5/x एट a and b। जब भी एक लाइन और कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, आप पहले चैप्टर में हमने सीखा भी था कि उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाता है, और जो हमारे पास आंसर आएंगे उनका हमने मिड पॉइंट लेना है। तो पहले हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं y को सब्जेक्ट बनाता हूँ पहली वाली इक्वेशन में से, यहाँ से, तो बन जाएगा 4 - x, सो आई कैन से 4 - x, और दूसरे वाली में y सब्जेक्ट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। 8 को उधर ले जाएं, ये बनेगा -4 - x इक्वल्स टू -5/x। x को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो -4x - x² इज इक्वल्स टू -5, ये आ गया। सो रीअरेंज देम x² + 4x - 5 इज इक्वल्स टू 0। इसके मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, x² + 5x - x - 5 इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट आएगी x + 5, एक आएगी x - 1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास 2 आंसर आएंगे x के, एक -5 और एक आंसर आएगा 1। और अगर मैं y की वैल्यूज़ इंडिविजुअली निकालता हूँ, जब मैं -5 को उठा के यहाँ डालता हूँ, ठीक है, तो x इज़ -5, तो y आएगा 9, और जब 1 डालेंगे तो y आएगा 3। इसका मतलब लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज a के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 और 9, और b के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 3, ठीक है। इसका मतलब टेक्निकली ये है कि अगर लेट्स सपोज ये एक कर्व है, एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये एक लाइन है, ये 2 पॉइंट्स पे जो काट रहे हैं ना, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास a और b निकल आए, ठीक है। हमने अब क्या करना है, इस a और b का क्वेश्चन में क्या मांगा हुआ था, मिड पॉइंट। तो लेट्स फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ a b। तो अगर मिड पॉइंट करते हैं, वही इसको x1, इसको y1, इसको x2 और y2। लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, x1 + x2 -5 + 1/2 and 9 + 3/2। सो द आंसर इज़ -2,6। तो ये मेरा छोटा सा क्वेश्चन मिड पॉइंट की प्रैक्टिकल
वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 मिड पॉइंट इज फिनिश्ड। मूविंग ऑन टू कॉन्सेप्ट नंबर 3 विच इज़ ग्रेडियंट। अब आप ग्रेडियंट आप ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, जो लोग साइंसेस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होता है, ज़्यादातर फिजिक्स में डील करते हैं इस चीज़ को। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, और इसका फॉर्मूला हम लेते हैं राइज ओवर रन, जिसका फर्दर आप उसको लिखें तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। आप सबको पता है ओ लेवल्स के नॉलेज के थ्रू कि इस तरह की लाइन का ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव होता है, जो लाइन इस तरह ऊपर से नीचे आए उसका नेगेटिव होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है, एंड वर्टिकल लाइन का हमेशा अनडिफाइंड या इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब ग्रेडियंट का फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, लेट्स रीकैप विद अ स्मॉल एग्जांपल, x1 y1 x2 एंड y2। सो y2 माइनस y1 माइनस 5 माइनस 3 ओवर 5 माइनस 2, सो द आंसर विल बी माइनस 8/3, ये मेरा ग्रेडियंट आ गया। ठीक है, दैट इज़ हाउ द फॉर्मूला इज अप्लाइड। इसकी एप्लीकेशन क्या है, ग्रेडियंट की कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जो किसी एक लाइन पे लाई करते हैं। अब एक लाइन के ऊपर देयर कैन बी इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, लेकिन क्योंकि लाइन स्ट्रेट होती हैं तो चाहे आप ए पे खड़े हों, बी पे खड़े हों, सी पे खड़े हों, तो ग्रेडियंट हमेशा क्या रहता है, सेम। तो हम इस चीज़ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ए और बी का ग्रेडियंट होगा वही बी और सी का भी हो सकता है, और वही ए और सी का भी हो सकता है। अब इसको एज ए क्वेश्चन हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, उसमें से x मेरे पास यहाँ पे अननोन है, और उसने क्वेश्चन में बोला कि तीनों पॉइंट्स को लीनियर है, यानी ये ए की लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो जब पॉइंट्स ए की लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, इनके सेम होते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कंडीशन अप्लाई होती है अब यहाँ पे। तो हम पहले निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ए और बी पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x1 y1 x2 और y2। सो y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 3 ओवर 5 माइनस 2, इट कम्स आउट टू बी 4/3। ठीक है, ए बी के बाद आप जो हैं बी और सी का ग्रेडियंट भी ले सकते हैं और ए और सी का भी, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सी का, तो इसको मैं क्या कहता हूँ, सॉरी इसको मैं कहता हूँ x2 और y2। अब मैं निकालता हूँ ग्रेडियंट ऑफ ए सी। सो y2 माइनस y1 यानी 10 माइनस 3 ओवर x माइनस 2। क्योंकि ये पॉइंट्स आपस में कोलिनियर थे तो इनके ग्रेडियंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो आई कैन से 4/3 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 कितना होता है, 7 ओवर x माइनस 2। आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस बिकम्स 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 21। तो x का आंसर आएगा 29/4। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया ग्रेडियंट क्या। ठीक हो गया, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब ग्रेडियंट के अंदर जो अगली चीज़ है वो है पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, यानी दे नेवर मीट। तो इन प्रॉपर्टी होती है ग्रेडियंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन दोनों का ग्रेडियंट क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। वेयर एज जब लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो ये रूल होता है कि उन दोनों के ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, -1। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे है, आपने ओ लेवल्स में पढ़ी है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो L1 है लाइन, उसका ग्रेडियंट है 2/3। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट होता है कि आप नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेते हो दूसरी लाइन का निकालने के लिए। नेगेटिव रेसिप्रोकल कैसे, कि अगर एक लाइन का ग्रेडियंट 2/3 है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, -3/2 जो उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, आई एम श्योर आपको याद होगा ये आता कैसे है कि अगर मैं m1 की जगह 2/3 पुट करूँ तो ये वहाँ जाके जब डिवाइड होगा पूरी फ्रैक्शन तो इट बिकम्स -3/2। ठीक है, ये एक शॉर्टकट होता है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर एक लाइन का ग्रेडियंट है -4/3 तो जो उसके परपेंडिकुलर है उसका क्या हो जाएगा, +3/4। इसे कहते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक हो गया, ये आपने ओ लेवल्स में किया हुआ है। अब ग्रेडियंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शेप्स आपको पता होने चाहिए जिसके अंदर आप कुछ चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। कैसे, अब मैथमेटिकली स्क्वायर जो होता है उसके चारों कॉर्नर एंगल्स कितने होते हैं जी, 90। इसके अलावा स्क्वायर के जो डायगनल्स है वो भी हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनको ग्रेडियंट से कैसे आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस है तो इस लाइन का और इस लाइन का फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, -1। यानी फॉर एग्जांपल अगर इस लाइन का ग्रेडियंट 2/3 है तो इसका -3/2 होगा। आप इसको इस तरह रिलेट कर सकते हैं। अगर एक डायगनल और दूसरा डायगनल भी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो अगर एक का पता है तो आप दूसरे को भी निकाल सकते हैं। इस तरह रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के भी कॉर्नर एंगल्स कितने होते हैं जी, वो भी सारे 90 होते हैं। तो इनके ग्रेडियंट्स को आप रिलेट कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें दो लाइंस आपस में 90 का एंगल बनाती हैं, तो अगर एक लाइन का फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट 2/3 है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, -3/2। काइट है, काइट के जो डायगनल्स हैं वो भी परपेंडिकुलर होते हैं। और काइट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है
वो मैं नोट में लिखवाता हूँ, ये बड़ी कम लोगों को पता होती है। काइट की एक प्रॉपर्टी है कि जो काइट की, ये तो सबको पता होता है कि ये दो छोटी साइड्स आपस में लेंथ में इक्वल होती हैं और दो बड़ी साइड्स आपस में लेंथ में इक्वल होती हैं। लेकिन ये बात भी है कि जो दो छोटी साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली, इनका ग्रेडियंट बिल्कुल सेम होता है लेकिन साइंस ऑपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसका -2 है तो इसका कितना होगा, अगर इसका -2 है तो इसका कितना होगा, +2। और ये जो बड़ी वाली लाइंस हैं इनका भी ग्रेडियंट सेम होता है लेकिन साइंस ऑपोजिट है। फॉर एग्जांपल इसका 4 है तो इसका कितना होगा, -4। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको नोट में लिखवा देता हूँ कि द ग्रेडियंट्स ऑफ इक्वल लेंथ्स आर ऑल्सो इक्वल बट विद ऑपोजिट साइंस, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि जो दो छोटी लेंस हैं जिनकी आपस में न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है और जो दो बड़ी लेंस हैं इनके ग्रेडियंट सेम होंगे लेकिन साइंस ऑपोजिट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसका -2 है तो इसका +2 होगा, अगर इसका -5 है तो दूसरे वाले का क्या होगा, +5। ठीक हो गया। सो मूविंग ऑन टू कॉन्सेप्ट नंबर 4 नाउ, दिस इज़ एरिया ऑफ अ शेप। ये चीज़ बिल्कुल ओ लेवल से डिफरेंट है, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे जो फार्मूला, उसे कहते हैं शू लेस फार्मूला। ठीक है, ये एक नई चीज़ है। और ओ लेवल्स में तो आप क्या करते थे, अगर आपको किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, तो यू यूज़ टू स्केच अ रफ ट्राइंगल, फिर आप बेस और हाइट लेके इस तरह करके निकालते थे। लेकिन अब आपके लिए स्केचिंग ज़रूरी नहीं है, आप इस सिंपल फार्मूले के थ्रू किसी भी शेप का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, लेट्स मूव ऑन टू दैट। अब देखते हैं करते क्या हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो ज़ाहिर बात है ट्राइंगल के हमारे पास 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं इसके अंदर कि जब आप ट्राइंगल ABC के एरिया निकाल रहे हैं तो ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। पहले आपने ये A के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, फिर आपने B के लिखने हैं और फिर आपने C के लिखने हैं। और नोट में क्या लिखा हुआ है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो हमेशा यहाँ पे क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। एरिया के लिए पहले आपने A के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, फिर B के लिखने हैं, फिर C के, क्योंकि ट्राइंगल ABC है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वही रहना चाहिए। और जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसको आपने एंड पे रिपीट करना है। इसके बाद क्या होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, इन तीनों का आंसर ये लिखा, माइनस इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, ये जो दो बार्स हैं इन्हें कहते हैं मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो ये उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव। इसकी डिटेल्स हर A2 में है, बस अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। अब हम इसको एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके सीखते हैं कि हम एरिया कैसे निकालते हैं। अब देखिएगा, इट्स वेरी ईजी एंड टाइम सेविंग। अच्छा, बाय द वे एक चीज़ और कि ये जो 1/2 है ये हर शेप के लिए होगा, ये ट्राइंगल वाला 1/2 नहीं होता। ठीक है, ये हर शेप हो जाए, कोई क्वाड्रिलेटरल हो जाए, कुछ भी, तो उसके लिए आपने 1/2 लाजमी लगाना है। सो 1/2 मॉडुलस। अब क्योंकि ट्राइंगल का ऑर्डर क्या है, PQR, तो पहले P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, फिर Q के आएंगे, फिर R के आएंगे, और फिर जो फर्स्ट वाला है वो रिपीट हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, पहले हम इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1/2, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें 9, 7 को 2 से करें 14 और 8 को 1 से करें 8, तो इनको ऐड करना है। सो दिस इज़ 9 + 14 + 8, इस तरह मल्टीप्लाई कर लिया। माइनस, अब हम क्या करेंगे, ऑपोजिट, इन तीनों को ऐसे, 7 को 1 से करेंगे, 9 को 8 से करेंगे और 2 को 1 से करेंगे। सो 7 1 = 7 + 8 9 = 72 + 2 1 = 2। ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 1/2, इसके अंदर आता है 14 + 8 इज़ 22 + 9 = 31 माइनस 72 + 7 इज़ 79 + 2 इज़ 81। ठीक हो गया, 81 आ गया। अब क्योंकि ये मॉडुलस है, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इस ब्रैकेट का जो अंदर, मतलब इस मॉडुलस के अंदर का जो आंसर है वो -50 है। तो मैंने भी आपको क्या समझाया था कि इन दो बार्स का मकसद ही ये होता है कि अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इसको क्या कर देता है, पॉजिटिव, और अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो वो पॉजिटिव ही रहती है। तो उसको जब हटाएंगे तो -50 विल बिकम +50। सो आपका एरिया आ जाएगा 25 यूनिट्स स्क्वायर। ठीक हो गया, इस तरह फॉर्मूला अप्लाई होता है। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। पहले हमने P के कोऑर्डिनेट्स लिखे यहाँ पे, फिर हमने Q के लिखे, फिर हमने R के लिखे और फर्स्ट कोऑर्डिनेट को रिपीट किया। फिर उसके बाद क्या किया, इस तरह मल्टीप्लाई किया,
फिर इस तरह मल्टीप्लाई किया और दोनों को माइनस कर दिया एंड देन वी सिंप्लीफाइड, तो आपका आंसर आ गया। अभी अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट का, देखते हैं इसमें क्या है। क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो आई फॉलो द सेम अप्रोच। पहले मैं लिखूँगा A के कोऑर्डिनेट्स विच इज़ -4 and 1, B आएगा 8 and 2, C आएगा 16 and 11, D आएगा 4 and 10 और फर्स्ट वन विल बी रिपीटेड विच इज़ -4 and 1। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब पहले हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे। ठीक है, तो 1 को 8 से करते हैं विच इज़ 8 और 2 को 16 से दिस इज़ 32, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 44 और 10 को -4 से -40। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई कर लिया माइनस। अब हम दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे इनको ऐसे। ठीक है, सो -4 को 2 से करें इज़ -8, 8 को 11 से करें 88 और 16 को करेंगे 10 से तो 160 प्लस 4 इंटू 1 इज़ 4, ब्रैकेट क्लोज और मॉडुलस क्लोज। ठीक है, लेट अस सिंप्लीफाई नाउ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मॉडुलस लग गया। ठीक है, 32 + 8 इज़ 40 - 40, ये सिंपल बनेगा 44 माइनस 88 - 8 इज़ 80 + 240 एंड दिस इज़ 244। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, मॉडुलस के अंदर आएगा -240, जिसका हम जब प्लस करें मॉडुलस हटाएंगे तो इट बिकम्स +240, तो ये बन जाएगा ऐसे। सो द एरिया इज़ 120 यूनिट्स स्क्वायर। ठीक हो गया, सो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट नंबर 4 इज़ फिनिश्ड। सो मूविंग ऑन टू कॉन्सेप्ट नंबर 5 विच इज़ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये सारे का सारा ओ लेवल्स वाला ही है। आप सबको पता है कि जनरल फॉर्म की इक्वेशन होती है y = mx + c। m आपका ग्रेडियंट होता है, x एंड y बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर लाई करते हैं जिसकी आप इक्वेशन निकाल रहे हैं, और c आपका होता है y इंटरसेप्ट, यानी वो पॉइंट जहाँ पे कोई भी लाइन y एक्सिस को काटती है। अच्छा, अब हमारे पास दो चीज़ें किसी भी इक्वेशन निकालने के लिए चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमें ग्रेडियंट चाहिए होता है, दूसरा हमें एक पॉइंट चाहिए होता है जिसको यूज़ करके हम इक्वेशन निकालें। अब आपने ओ लेवल्स में दो मेथड सीखे होंगे। ठीक है, एक मेथड है जिसमें आप y = mx + c करते हैं, उसका पहला स्टेप होता है कि आप ग्रेडियंट निकालते हैं और फिर पॉइंट को और ग्रेडियंट को यूज़ करके इक्वेशन निकल आती है। और दूसरा मेथड होता है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं y - y1 = m × x - x1, तो जिसमें आप ग्रेडियंट निकालते हैं और जो पॉइंट आपके पास होता है वो y1 और x1 की जगह पुट करके इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, पर्सनली स्पीकिंग मैं इस मेथड को प्रेफर करता हूँ, ये जल्दी हो जाता है। अभी मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं आपको दोनों तरीक़ों से करके बताऊँगा। ठीक है, आगे आपकी अपनी चॉइस है, एग्ज़ाम में कभी आपको बाउंड नहीं करता, लेकिन आपको आने दोनों चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला दोनों मेथड का जो है वो ग्रेडियंट तो सबसे पहले निकालते हैं ना, वो तो निकालना है दोनों के लिए फर्स्ट स्टेप सेम है। सो दिस इज़ x1, दिस इज़ y1, दिस इज़ x2, दिस इज़ y2। So y2 - y1 -2 -3 over 6 + 4. So this comes out to be -5/10 which is -1/2. ठीक है, अब अगर आप मेथड 1 करते हैं y = mx + c वाला मेथड, तो हम इन दोनों पॉइंट्स में से कोई सा भी एक पॉइंट ले सकते हैं c निकालने के लिए। लेट्स सपोज मैं पहले वाला पॉइंट लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और 3। सो इसमें y कितना है मेरे पास बच्चों, y इज़ 3, m इज़ -1/2, x इज़ -4 + c। ये 2 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 कट जाएगा तो c मेरे पास आएगा 1। तो इक्वेशन क्या आएगी, y = m कितना था -1/2x प्लस c कितना है 1। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई मेथड नंबर 1 के साथ। ठीक है, अब अगर मेथड नंबर 2 करता हूँ मैं, तो देखें ग्रेडियंट के बाद मैं इसको प्रेफर क्यों करता हूँ, मैं दूसरे वाला पॉइंट यूज़ करता हूँ 6 - 2, तो y -2, m is -1/2 into x - 6. If I cross multiply, this becomes 2y + 4 is equals to -x + 6. So 2y is equals to -x + 2, ये मेरी इक्वेशन आ गई। ये दोनों इक्वेशंस एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ क्या फ़र्क पड़ा हुआ है कि यहाँ पे y जो है वो सब्जेक्ट नहीं बना हुआ। आप मर्ज़ी आप इसको यहीं पे छोड़ दें, यू विल गेट फुल मार्क्स। आप y को सब्जेक्ट बनाने वहाँ पे डिवाइड कर दें तो -1/2x + 1 सेम आंसर आता है। ठीक है, द रीज़न आई डोंट प्रेफर दिस मेथड इज़, उसकी वजह ये है कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब आप c निकाल रहे होते हैं, तो जिस तरह यहाँ पे
एक वो लिखा है, यहाँ पे तो 2 था जो 4 के साथ कैंसिल हो गया। कभी कभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऐसा नंबर है जिसकी कैंसिलेशन नहीं होती, तो लोग जल्दबाजी में क्या गलती करते हैं, वो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह करके ना, तो उससे फिर क्या होता है कि इजी मार्क्स आप लूज़ कर जाते हैं, ठीक है। और दूसरा द रीज़न इज़ कि जिससे मैं प्रेफर नहीं करता कि पहले आपको सी निकालना पड़ेगा, फिर आपको इक्वेशन दोबारा लिखनी पड़ती है, जबकि दूसरे वाले मेथड के अंदर आपके पास एक ही स्टेप के अंदर सारी की सारी इक्वेशन अरेंज फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। सो दैट इज़ माई प्रेफरेंस, बाय द वे आपकी अपनी आगे चॉइस है कि अगर आप इसको जिस मर्जी मेथड से करें, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। इसके बाद आती हैं वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस। वर्टिकल लाइंस हमेशा काटती हैं बच्चों एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है x इक्वल्स टू ए। एक बेसिकली क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस को काटती है। तो फॉर एग्जांपल जो पहली वाली लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्स को 2 पे काट रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 2। दूसरे वाली की x इक्वल्स टू -2, इसकी x इक्वल्स टू -3। लाइकवाइज जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो हमेशा y एक्सिस को काटती हैं, ठीक है, और जिस पॉइंट पे काटती है वो इसकी इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ y इक्वल्स टू 2, दिस इज़ y इज इक्वल्स टू 1, this is y is equals to -2. So that is how you find the equations of vertical and horizontal lines, ठीक है। याद रखिएगा जिस इक्वेशन में y और x दोनों आ गए, जिस तरह mx प्लस c करके, तो वो हमेशा लाइन या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी। जिसमें सिर्फ y आए या जिसमें सिर्फ x आए, तो या तो लाइन वो ऐसे होगी या ऐसे होगी, ठीक है। इनको मिक्सअप नहीं करना। अब जो इक्वेशन ऑफ लाइंस के अंदर जो अगली चीज़ है वो है पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बिफोर वी मूव ऑन टू दिस, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपको इक्वेशन दूं 2y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है, तो क्योंकि जनरल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो उसमें x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, ग्रेडियंट, और y आपका सब्जेक्ट होता है। तो अगर मैं इस 2 को यहाँ पे डिवाइड करूँ तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी ना 3/2x प्लस 7/2। तो ग्रेडियंट कितना होगा, 3/2, ठीक है। तो किसी भी गिवन इक्वेशन से ग्रेडियंट निकालने के लिए मेन चीज़ ये है कि आपको y को क्या बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट, ठीक है। अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा पैरेलल लाइंस में और परपेंडिकुलर लाइंस में इक्वेशन निकालने के लिए। कैसे, अब देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 5। अच्छा, मुझे कैसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पैरेलल है इसके। फॉर एग्जांपल मैं अगर रफली बना के दिखाऊँ, इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, और इसके ऊपर एक पॉइंट लाई करे जैसे कोऑर्डिनेट्स है 1 और 3, और ये पैरेलल लाइन इसके जिसकी इक्वेशन दी हुई है 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ठीक हो गया। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों, सेम होता है। इस लाइन का ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, आपको y को पहले क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। जब y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 2/3x प्लस 5/3, तो इसका ग्रेडियंट कितना निकल आया, इट कम्स आउट टू बी 2/3। x का कोफिशिएंट जो था, तो मुझे पता चल गया कि ग्रेडियंट निकला है 2/3, और क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो इनका ग्रेडियंट क्या होता है, सेम। तो जो लाइन जिसकी इक्वेशन आपने निकालनी है, इसका ग्रेडियंट भी कितना होगा, 2/3, ठीक हो गया। अब मैं मेथड 2 यूज़ करूँगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y कोऑर्डिनेट 3 है मेरे पास, ग्रेडियंट था 2/3, और x माइनस x1 कितना है, 1। ये पॉइंट मैंने कहाँ से लिया है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर, इक्वेशन निकालने के लिए हम y1 और x1 की जगह वैल्यूज़ डालते हैं। आई जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई दिस नाउ। 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, सो 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। अगर आपकी मर्ज़ी आप y को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी लिख लें। अब मैंने सेकेंड एग्जाम्पल में सेम क्वेश्चन किया, लेकिन लाइन्स पैरेलल के बजाय मैंने क्या कर दी है, परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उसमें क्या करते हैं कि अगर मुझे एक लाइन का ग्रेडियंट पता है, जिसका मुझे पहली वाली का पता है विच इज़ 2/3, तो दूसरी वाली का कैसे आएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं। तो जो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप हो जाएगा -3/2। तो अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू -3x प्लस 3। तो फाइनल आंसर आएगा 2y इज इक्वल टू -3x प्लस 9। सो दैट इज़ हाउ यू रिलेट द टू लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर, उनकी इक्वेशन ऐसे निकलती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है, ओ लेवल्स में भी था और ए लेवल्स में भी होता है, जिसके अंदर यहाँ पे आपने इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालनी होती है। पहले तो आप ये देख लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है।
इस वर्ड को अगर दो हिस्सों में डिवाइड करें, ऐसी लाइन होती है जो 90 के एंगल पे यानी परपेंडिकुलर होती है, एंड द वर्ड बाइसेक्ट मीन्स जो हमेशा मिड पॉइंट से दरमियान से पास करेगी, ठीक है। हमें ये पता है कि किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले चाहिए होता है ग्रेडियंट, दूसरी चीज़ पे चाहिए होती है एक पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ से आएगा? मिड पॉइंट, क्योंकि लाइन पास ही कहाँ से करती है? बाइसेक्टर मिड पॉइंट से। और ग्रेडियंट कहाँ से आएगा? क्योंकि लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम उनको परपेंडिकुलर लाइंस के थ्रू रिलेट करेंगे। कैसे जी? अब देखते हैं। स्टेप्स भी मैंने लिखे हुए, जो चीज़ मैंने भी बताई है कि ग्रेडियंट निकालेंगे ओरिजिनल लाइन का, फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे जो बाइसेक्टर का आ जाएगा, फिर हम मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर हम इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप ए और बी का क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट निकालेंगे। सो y2 माइनस y1 10 माइनस 4 x1 y1 x2 और y2 ओवर 6 माइनस 2। तो दिस इज़ 6/4 विच कम्स आउट टू बी 3/2। तो जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि वो 90 के एंगल पे होगा, तो उसका ग्रेडियंट हो जाएगा -2/3 नेगेटिव रेसिप्रोकल। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? मिड पॉइंट निकालोगे। तो 2 + 6/2 एंड 4 + 10/2, इट कम्स आउट टू बी 6 + 2 8/2 इज़ 4 एंड 7। ये मिड पॉइंट निकला है। अब हमने निकालनी है इक्वेशन। सो y माइनस y1 इज़ 7, m इज़ -2/3 बाइसेक्टर का। अगर किसी के माइंड में डाउट आ रहा है कि हमने मिड पॉइंट की यूज़ किया, देखें इक्वेशन हमेशा हम उसी लाइन की निकालते हैं, उस लाइन की जो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही होती है। तो लाइन कहाँ से पास कर रही है बच्चों? मिड पॉइंट से पास कर रही है ना, तो इसीलिए हमने मिड पॉइंट लिया, ठीक है। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 3y माइनस 21 इक्वल्स टू -2x प्लस 8। सो 3y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 29। तो ये यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट 5 इज़ फिनिश्ड। लेट्स मूव ऑन टू कॉन्सेप्ट 6 नाउ। सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन कट्स द एक्स एंड वाई एक्सिस। सिंपल सी बात है कि जब भी आपने वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को काटती है, तो वाई की वैल्यू आप क्या डालते हो? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है? 0। तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट निकल आएगा। अगर वाई एक्सिस को काटती है लाइन, तो आपने इक्वेशन में एक्स की जगह 0 डालना है और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो कैसे, आप देखते हैं। उसने कहा है द लाइन 2x + 3y = 12 कट्स द एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं जी एक्स एक्सिस के लिए क्या करना है। ऊपर लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस के लिए आप वाई की वैल्यू क्या डालते हैं? 0। इक्वेशन में वाई की वैल्यू 0 डाल दें तो इट बिकम्स 2x इज इक्वल्स टू 12। तो एक्स का आंसर कितना आएगा? 6। तो इसका मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6,0, ठीक है। 0 क्यों? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 था एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर आपने वाई एक्सिस वाला पॉइंट निकालना है, तो वाई एक्सिस के लिए आप एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे? क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0 होता है, एक्स 0 डाल देंगे। सो 3y = 12, तो एक्स वाई का आंसर आएगा, दिस शुड बी 4। तो इसका मतलब बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया? 0,4। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट 6 था, छोटा सा। लेट्स मूव ऑन टू कॉन्सेप्ट नंबर 7। सो कॉन्सेप्ट नंबर 7 इज़ बेसिकली फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। ये हम साइमल्टेनियसली पहले भी कर चुके हैं, तो हमने पहले इसको डिस्कस किया था चैप्टर 1 में भी, कि जब भी आपको एक लाइन और कर्व या दो लाइंस का अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, तो बस हमने दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट 1 के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। तो कुछ एग्जाम क्वेश्चन टेक्निक सीख लेते हैं पार्ट 1 क्वेश्चंस की, जिसमें ज़्यादातर दो तरह के सवाल आते हैं। एक होती हैं डायग्राम्स, एक होती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। जब भी डायग्राम में क्वेश्चंस आपने करने होते हैं, तो याद रखिएगा ये हर क्वेश्चन में टेक्निक्स अप्लाई होती हैं कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी डायग्राम दी होगी उसमें या तो दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी या दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो आपने देखना है कि सबसे पहले लाइंस आपस में कौन सी परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल, उनके ग्रेडियंट्स को आपने रिलेट करना है, ठीक है। रिलेट करने का मतलब ये है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो आप डायग्राम के ऊपर लिख लें कि यार अगर पहली लाइन का ग्रेडियंट 3 है तो दूसरे वाले का भी क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए बड़ी सिंप्लीफाई करेगी। दूसरा, आपने ये देखना है कि जब भी डायग्राम के अंदर किसी क्वेश्चन में अगर आपने कोई पॉइंट निकालना है, तो अगर वो पॉइंट जो है किसी दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो डेफिनेटली आपकी अप्रोच क्या होगी कि आपने उन दोनों की इक्वेशंस निकाल के उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। इन्हीं टेक्निक्स के साथ आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे।
टाइप 2 क्वेश्चंस जो होती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में बेसिकली आपने हर स्टेटमेंट को ब्रेक करना होता है, हर स्टेटमेंट को सेपरेटली देखना होता है और उसको फिर सॉल्व करना होता है। ज़्यादातर इंस्ट्रक्शंस आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में तो खुद पे खुद ही एग्जामिनर बताया था कि ये एक लाइन है, ये इसको काट रही है एंड सो ऑन। तो आपने ये देखना होता है कि हर स्टेटमेंट की अपनी क्या सिग्निफिकेंस है, उसको आपने सिंप्लीफाई करके फिर आपने इंडिविजुअली सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस नाउ। पहले एक दो क्वेश्चंस करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के, फिर हम डायग्राम्स के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द ट्राइंगल ए बी सी हैज़ वर्टिसेस a -2 1 b 4 6 c 6 -3। हमने शो करना है कि ये ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस है। अगर मुझे शो करना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो इसके लिए मुझे डेफिनेटली इसकी दो लेंथ्स को इक्वल प्रूफ करना होगा। ठीक है, पहले मैं ए बी की लेंथ निकाल लेता हूँ यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी, दिस इज लेट्स सपोज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। अप्लाई द फार्मूला y2 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 4 माइनस माइनस प्लस 2 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस शुड कम आउट टू बी 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 49। ठीक है, इसका आंसर आता है अंडर रूट ऑफ 85 यूनिट्स। ये हमने ए और बी की लेंथ निकाल ली। अब और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ए और सी हो सकती है। तो ए और सी पर ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। अब अगर मैं ए और सी पे फॉर्मूला लगाता हूँ x2 और y2, सो अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये आता है जी 6 प्लस 2 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर इज़ 4। ये आता है अंडर रूट ऑफ 68। तो ये लेंथ तो इक्वल नहीं आई। द थर्ड पॉसिबिलिटी कैन बी बी एंड सी। तो बी एंड सी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इफ़ यू अप्लाई द फार्मूला ऑन बी एंड सी, दिस इज x1, दिस इज y1, सो x2 माइनस x1, सो 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये आता है 4 प्लस 81, सो अंडर रूट ऑफ 85 यूनिट्स। तो देखिए नज़र आ गया कि यहाँ पे मेरे पास ये दो लेंस आपस में इक्वल हैं। सो ट्राइंगल ए बी, या पहले इसको पूरा लिख लेते हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी सी। सो ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि इसका एग्जैक्ट एरिया निकालना है। ठीक है, अब एरिया के लिए वो जो हमने फार्मूला सीखा था शू लेस फार्मूला, हम उस पर चलते हैं। 1/2 सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं विच इज़ -2 एंड -1। ठीक है, फिर हम बी के लिखते हैं, बी एज 4 एंड 6। फिर हम सी के लिखते हैं 6 एंड -3 एंड द फर्स्ट वन विल बी रिपीटेड -2 एंड -1। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, तो जो हमारा प्रोसेस था पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 4 से करें -4 प्लस 36 6 टाइम्स 6 एंड -3 इंटू -2 इज +6। इस तरह मल्टीप्लाई किया, माइनस करके अब दूसरी साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू 6 इज़ -12, 4 इंटू -3 इज़ अगेन -12, 6 इंटू -1 इज़ -6। ठीक है, सो एरिया इज़ 1/2। 36 प्लस 6 होता है आपका 42 -4 इज़ 38 माइनस -12 -24 -6 इज़ -30 माइनस ये +30 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर मॉडल्स के अंदर वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव हो तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो 68 डिवाइडेड बाई 2 द आंसर इज़ 34 यूनिट्स स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया एरिया का। अब वो कहता है द पॉइंट डी इज़ ऑन ए बी सच दैट सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, कैलकुलेट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली विजुलाइज कर लेते हैं। इसकी ग्राफ सी डायग्राम बनाते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है ए बी, इसके ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहे सी और उसी के नीचे एक पॉइंट डी है। इस तरह की जो लाइन सी डी है वो ए बी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको टेक्निक्स में बताया था कि जब भी आपको एक पॉइंट निकालना हो, जिस तरह यहाँ पे सी निकालना है, और वो दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जिस तरह ए बी और सी डी का है, तो आपको उनकी इक्वेशंस निकाल के साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम ए बी का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ए बी कोऑर्डिनेट्स ऊपर दिए हुए हैं, तो इसका ग्रेडियंट आएगा y2 माइनस y1 यानी 6 + 1 ओवर 4 + 2। इसकी इक्वेशन आएगी, ग्रेडियंट आएगा 7/6। ठीक हो गया, अब ग्रेडियंट निकल आया 7/6। अब हम इक्वेशन निकालते हैं y माइनस, मैं b पॉइंट को ले लेता हूँ, y1 इज़ 6, m इज़ 7/6 इंटू x - 4। So if I simplify this,
this becomes 6y minus 36 is equals to 7x minus 28. So 6y is equals to 7x plus 8. ये मेरे पास निकल आई जी इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी. अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन सी डी की. तो सी डी क्योंकि ए बी के परपेंडिकुलर है तो उसका जो ग्रेडियंट हो जाएगा सी डी का दैट शुड बी -6/7. तो अगर उसकी मैं इक्वेशन निकालूं y माइनस y1 सी कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और -3 तो y + 3 हो जाएगा -6/7 इंटू x -6. So 7y plus 21 is equals to -6x plus 36. तो इसकी इक्वेशन आएगी 7y is equals to -6x plus 15. ठीक है, ये इक्वेशन इसकी निकल आई. ये आपकी ए बी की इक्वेशन थी, ये आपकी सी डी के निकले. क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इन दोनों को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, और निकालना भी सिर्फ हमें एक्स कोऑर्डिनेट है. तो हम यहाँ पे इक्वेशंस लिखते हैं 6y. मैं एक काम करता हूँ फिर y को सब्जेक्ट बना लेते हैं हम. ठीक है, तो क्योंकि हमें सिर्फ x निकालना है. सो अगर पहली इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बनाएंगे बनता है 7x + 8/6 और दूसरी में बनेगा -6x + 15/7. इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई 7 7 49x plus 56 is equals to -36x plus 90. ठीक है, 49 में अगर आप ऐड करें 36 को तो इट कम्स आउट टू बी 85x is equals to 90 minus 56 आपका होता है जी 34. ठीक है, तो x का आंसर आएगा अगर आप 34 को डिवाइड करें 85 के साथ द आंसर इज़ 2/5. सो ये आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. एक और ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सवाल कर लेते हैं एक. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में द पॉइंट सी लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी. ठीक है, तो सबसे पहले उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. तो ये मैंने आपसे पहले ही बताया था, एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए बी का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा. तो जब आप ए बी का ग्रेडियंट निकालेंगे इट कम्स आउट टू बी दिस इज़ x1 y1 x2 एंड y2. सो y2 minus y1 over x2 minus x1. सो -4/6 इट कम्स आउट टू बी -2/3. तो जो इसका परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर जो है उसका ग्रेडियंट कितना होगा, इट कम्स आउट टू बी 3/2 क्योंकि नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है. फिर थर्ड स्टेप में मैं सीखा था मिड पॉइंट निकालना पड़ता है बिकॉज बाइसेक्टर पास ही मिड पॉइंट से करता है. तो 4 + 10/2 एंड 6 + 2/2 इट कम्स आउट टू बी 7 and 4. अब इक्वेशन निकालनी है y - 4 is equals to 3/2 into x - 7. सिंप्लीफाई कर लें 2y - 8 is equals to 3x - 21. So your final answer should be 2y is equals to 3x minus 13. ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आपकी निकल आई है जो पार्ट ए था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. ठीक हो गया. सेकंड पार्ट में कहते हैं कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. अगर मैं उसकी जो स्टेटमेंट इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको विजुलाइज कराऊं. ठीक है, अब मेरे पास लेट्स सपोज ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी. ठीक है, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट सी लाई करता है इस तरह कि जो उसने बोला हुआ कि सी लाइज ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन पैरेलल टू ए बी. ठीक है, यानी अगर यहाँ पे एक लाइन पैरेलल टू ए बी है तो सी इसके ऊपर भी लाई कर रहा है. ठीक है, तो अब मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो सी बेसिकली यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ. यहाँ पे ये जो पॉइंट है सी जो निकालना है ये बेसिकली 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है. एक ये बाइसेक्टर का और एक वो लाइन जो पैरेलल है. ठीक हो गया. अब बाइसेक्टर की इक्वेशन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. अब मुझे वो इक्वेशन निकालनी है जो ए बी के पैरेलल है. तो पार्ट 2 में जो पहले पैरेलल लाइन है उसका ग्रेडियंट बिल्कुल सेम होगा जो ए बी का है वो है -2/3. तो एम ऑफ पैरेलल लाइन जो है
दैट इज़ -2/3 और वो सी से पास करती है, ठीक हो गया। और उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट पासेस, एक और पॉइंट है इस लाइन के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 11। सो y - 11 इज इक्वल्स टू -2/3 इंटू x - 3। So 3y - 33 is equals to -2x plus 6. So 3y is equals to -2x plus 39, ठीक है। ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकाली। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि C पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेता हूँ, y को बनाता हूँ सब्जेक्ट, 3x - 13 over 2 equals to -2x plus 39 over 3. If you cross multiply, this becomes 9x minus 39 is equals to -4x plus 78. ये बनेगा 13x is equals to 117, तो x का आंसर बच्चों आ जाएगा 9, ठीक है। इसको किसी भी इक्वेशन में डाल लें, लेट्स सपोज आप यहाँ डाल लेते हैं। सो 3y is equals to -2 into 9 plus 39. So 3y is equals to -18 plus 39. So 21 divided by 3y should be 7. इसका मतलब हो गया कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स आ गए C के, दैट शुड बी 9 एंड 7। तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू सम डायग्राम क्वेश्चंस। जिस तरह ये क्वेश्चन देखते हैं जी, इसमें डायग्राम में टेक्निक्स लगाते हैं। अब डायग्राम क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि पहली चीज़ आपके माइंड में जो होती है वो ये है कि सबसे पहले देखा करें कि कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल तो नहीं है और परपेंडिकुलर तो नहीं है। यहाँ पे बच्चों ऐसे सवाल हैं कि जिसमें दो लाइंस पैरेलल भी हैं और यहाँ पे दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर भी हैं, ठीक है। तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ ये आनी चाहिए कि इस लाइन का और इस लाइन का ग्रेडियंट बिल्कुल होगा सेम, ठीक है। और इस लाइन का और इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो आपस में परपेंडिकुलर लाइन है, तो आप उनको रिलेट कर सकते हैं, एक का निकाल के दूसरे का निकाल सकते हैं यूजिंग नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ने बोला इक्वेशन निकालनी है AD की, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए फिर रिमेंबर हमारे पास दो चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले ग्रेडियंट चाहिए होता है, ठीक है। अगर इस लाइन का ग्रेडियंट आपको नहीं पता तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो शुरू में टेक्निक यूज़ की थी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में 90 के एंगल पे हैं। तो ये जो नीचे वाली लाइन है इसका ग्रेडियंट तो आप निकाल सकते हैं बिकॉज यू हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड यू हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, ठीक है। तो अभी हम निकालते हैं जी। सबसे पहले मैं यहाँ करता हूँ पार्ट 1, ग्रेडियंट निकालते हैं AB का, y2 - y1 यानी -3 - 6 over 5 - 2, दिस इट कम्स आउट टू बी -9/3 विच इज़ -3। तो मुझे पता चल गया कि इस लाइन का -3 है, इसका भी -3 होगा क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं और ये परपेंडिकुलर है, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा विच इज़ 1/3। तो AD का मुझे पता चल गया कि है दिस इज़ 1/3 ग्रेडियंट। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं, y - y1 is 6, m is 1/3 into x - 2. So 3y - 18 is equals to x - 2. So 3y is equals to x plus 16. ये मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। फाइंड बाय कैलकुलेशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। अब आपको मैंने वो टेक्निक्स में बताया था कि आप चेक करेंगे जो D पॉइंट है किसी दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट तो नहीं है, बिल्कुल है किसका, AD का, जिसकी इक्वेशन आपने अभी निकाली है, और CD का। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आप CD की पहले इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। अब अगर मैं CD की इक्वेशन निकालता हूँ, पार्ट 2 में यहाँ सॉल्व करता हूँ। ग्रेडियंट तो ऑलरेडी पता है मुझे -3, सो y - y1 इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट इज़ -3 इंटू x - 8, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 27। अब मुझे इस वाली इक्वेशन को और पहले वाली पार्ट की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ये y सब्जेक्ट बना हुआ है, मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये बनेगा 3 इंटू -3x प्लस 27 इक्वल्स टू x प्लस 16। सो -9x प्लस 81 इज इक्वल्स टू x प्लस 16। सो 10x इज इक्वल्स टू यहाँ पे बनता है मेरे पास 65। सो x का आंसर यहाँ से आएगा 6.5। ये x निकल आया, ठीक है। इसको उठा के बेशक यहाँ डाल दें। सो y इज इक्वल्स टू -3 इंटू 6.5 प्लस 27
इसको आप मैं कैलकुलेटर पे कर लूँ, -3 इंटू 6.5 प्लस 27 कम्स आउट टू बी 7.5। ठीक है, इसका मतलब डी के कोऑर्डिनेट्स निकल आए, सॉरी हाँ जी डी के निकल आए 6.5 एंड 7.5। तो ये मेरा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। द पॉइंट ई सच दैट ए बी सी ई इज़ ए पैरेललोग्राम, फाइंड द लेंथ ऑफ बी ई। अच्छा, ए बी सी ई। अब अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया था फाइंडिंग द फोर्थ वर्टेक्स, जो कि 4 शेप्स पे एप्लीकेबल था, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम। दिस इज़ वन ऑफ द शेप विच इज़ पैरेललोग्राम। और उसका मकसद ये था कि जब भी आपको 4 में से 3 कोऑर्डिनेट्स पता हो और फोर्थ निकालना हो तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे ए पता है, बी पता है, सी पता है, ई नहीं पता। ई डेफिनेटली कुछ यहाँ पे होगा, तभी यहाँ पे ए बी सी ई इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा था कि इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जब आपने फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालना है, उसको आप अज्यूम कर लें एक्स और वाई, तो उनके जो डायगनल्स होते हैं शेप के, उनके मिड पॉइंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको ये बताया था कि हम कह सकते हैं कि जो मिड पॉइंट होगा मेरे पास ए सी का, वही मिड पॉइंट होगा बी ई का। ठीक है, अब ए सी का मिड पॉइंट निकालें तो क्या आएगा, 2 + 8/2 एंड 6 + 3/2। ठीक है बच्चों, और बी ई का देखते हैं, बी इज़ x + 5/2 एंड y - 3/2। सो 8 + 2 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x + 5/2। ये 2 कैंसिल, तो x का आंसर आ जाएगा बच्चों 5। ठीक है, और 9/2 इज इक्वल टू y - 3/2। 2 कैंसिल, सो y शुड बी 12। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया ई का, विच इज़ 5 एंड 12। बट क्वेश्चन में क्या मांगा था, आपने लेंथ निकालनी थी बी ई की। ठीक है, अब लेंथ कैसे निकालेंगे, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 5 एंड -3, और ई जो है दैट इज़ 5 और 12। अब आप इसको निकाल लें, अंडर रूट ऑफ, लेट्स कॉल दिस एज x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 तो 0 हो गया, 5 - 5, और 12 + 3 आ जाएगा का स्क्वायर, ये कैंसिल, सो द आंसर इज़ 15 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक वैसी एक टेक्निक बताता हूँ। ये जो 4 मैंने शेप्स बताई थी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस, इसमें ना एक और चीज़ भी लगती है। वो क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, उसे कहते हैं वेक्टर मेथड। अक्सर मार्क्स की में ये वर्ड मेंशन भी होता है। उसकी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। उसकी टेक्निक ये होती है कि देखें, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इधर पॉइंट है ई। ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि पैरेललोग्राम है, तो जो ए ई है वही मतलब कि ए ई की जो लेंथ होती है वही किसकी लेंथ होगी, बी सी की। अब वेक्टर अप्रोच क्या होती है, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि ई के कोऑर्डिनेट्स जो हमने निकाले थे 5 और 12, देखें यहाँ पे बी का एक्स कोऑर्डिनेट है 5 और यहाँ पे सी का एक्स कोऑर्डिनेट है 8। तो यानी 5 से 8 जाने के लिए एक्स एक्सिस में आप 3 स्टेप्स राइट पे जाएंगे एक्स एक्सिस में। ठीक है, और अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो इधर है वाई कोऑर्डिनेट है -3, इधर है +3, तो 6 कोऑर्डिनेट्स आप ऊपर जाएंगे। यही वेक्टर अप्रोच आप ए से ई जाने के लिए भी लगा सकते हैं। यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है ना, तो 2 से ई के एक्स कोऑर्डिनेट तक जाने के लिए, क्योंकि आपने 3 स्टेप्स राइट पे मूव किया था, तो 2 में 3 ऐड करें तो क्या आंसर आएगा 5। और वाई कोऑर्डिनेट 6 है, तो नीचे वाले में वाई कोऑर्डिनेट में आपने कितना मूव किया था, 6 स्टेप्स ऊपर, तो 6 + 6 कितना होता है 12। तो देखें इससे भी आपका सेम आंसर आ सकता है 5 और 12 ई का, और जिसको यूज़ करके फिर आप जो है डिस्टेंस निकाल लेंगे। सही हो गया। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायग्राम वाला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी, ये कर लेते हैं जी, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी इन विच ए इज़ द पॉइंट 0, 8, बी इज़ 4, 0। द डायगोनल ए सी हैज़ द इक्वेशन 8y + x = 64। फाइंड बाय कैलकुलेशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड डी। ठीक है, अच्छा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो आपको पता है कि सारे एंगल्स कितने होते हैं, कॉर्नर एंगल्स 90 होते हैं जी। अब एज़ पर द टेक्निक्स जो आपको बताई थी, तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए, क्योंकि लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इस लाइन का और इस लाइन का ग्रेडियंट आप आपस में रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास देखें ए के कोऑर्डिनेट्स भी हैं और बी के भी हैं, तो आप इनका ग्रेडियंट निकाल के दूसरे के साथ उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल के साथ ए डी का भी निकाल सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो जो पॉइंट हमने निकालना होता है, हम सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या ये पॉइंट किसी दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट तो नहीं है। बिल्कुल है, ठीक है। तो हमारे पास जो सी पॉइंट है वो ए सी और बी सी का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। ऑल्दो सी डी का भी है, लेकिन उसको यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज इस पर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी सी की पहले इक्वेशन निकालेंगे। बी सी की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पता है ये एंगल 90 है बच्चों। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। तो ए बी का ग्रेडियंट निकालेंगे तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इट कम्स आउट टू -2। तो अगर इस लाइन का ग्रेडियंट -2 है तो जो नीचे वाली है वो परपेंडिकुलर, दैट इज़ 1/2। इसका भी 1/2 होगा क्योंकि रेक्टेंगल है, आमने सामने वाले इक्वल होते हैं, इसका -2 होगा। सो अब इक्वेशन निकालते हैं बी सी की। सो y माइनस 0, m आपका है 1/2 इंटू एक्स माइनस 4। सो 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 4। ये मेरे पास इक्वेशन निकल आई किस लाइन की, बी और सी की, ठीक है। अब इसको आपने करना है ए सी के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व। ए सी की इक्वेशन है 8y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 64, ठीक है। ये हो गई। अब मैं यहाँ पे x को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो x यहाँ पे आएगा 64 माइनस 8y, उधर आएगा 22y प्लस 4। सो 60 इज इक्वल टू 10y। तो y मेरे पास आ गया 6। अब y 6 आ गया, इसको उठा के आप पहली वाली इक्वेशन में डालें, इस वाली में। सो 2 इंटू वाई इज़ 12 इज इक्वल टू x माइनस 4। x कितना आया, 16, ठीक है। तो मेरा जो c के कोऑर्डिनेट आ गए दैट इज़ 16,6, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया जी, ठीक है। अब आते हैं जी डी पे। अब ये वही 4 शेप्स हैं जो मैंने बताई थी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस। ये रेक्टेंगल है। सो अब आपके सी कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं। अब आपने डी के निकालने हैं। तो वो जो डायगनल्स वाला मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट था, जो ए और सी का डायगनल है और बी और डी का मिड पॉइंट है डायगनल का, वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो ए सी का अगर मिड पॉइंट निकालते हैं तो 0 प्लस 16 विच इज़ 16/2 ओवर 8 प्लस 6/2, ये हो गएगा। और अगर बी और डी को करते हैं तो 4 प्लस एक्स एंड 0 प्लस y/2, 4 प्लस x/2 और 0 प्लस y/2। तो जब भी दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं तो x वाली वैल्यू यानी 16/2 इक्वल हो जाएगा 4 प्लस x/2 के, 2 कैंसिल, तो x शुड बी 12। और अगर y को इक्वेट करना है तो 14/2 इक्वल्स टू y/2। सो y शुड बी 14। तो ये आपके डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, जिससे 7 मार्क्स क्वेश्चन। इसको वेक्टर अप्रोच से ही बता देता हूँ क्योंकि ये शेप उन चारों शेप्स में से एक है। तो वेक्टर अप्रोच हमने क्या सीखी थी, आपको दोबारा बता देता हूँ। वेक्टर अप्रोच में हमने क्या सीखा था, इसको थोड़ा सा इरेज कर लो यहाँ से। हाँ जी, हमने डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो जो वेक्टर ए से डी का होगा वही आपका बी से सी का भी होगा। अब बी से सी जाने के लिए देखें, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 16 है। तो 4 से 16 जाने के लिए आप इधर जाएंगे एक्स एक्सिस में 12 यूनिट्स, ठीक है। और वाई एक्सिस में कितना वेक्टर जाएगा, यहाँ 0 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 स्टेप्स ऊपर जाएंगे। यही काम आप ए से डी जाने के लिए भी करेंगे। तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो यहाँ पे डी का हमें 0 से एक्स जाने के लिए भी 12 कोऑर्डिनेट्स राइट पे जाना पड़ेगा। तो देखें एक्स कोऑर्डिनेट 12 आ गया और आपके पास वाई कोऑर्डिनेट में कितना ऊपर जाना था, 6। तो 8 में अगर आप 6 ऐड करें तो आंसर आता है 14। तो यही आंसर हमारा नीचे भी आया था। तो ये वेक्टर अप्रोच से भी हो गया। सो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 ख़त्म हो गया जी। इसी तरह के सवाल आपको पास पेपर से मिलते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 पे चलेंगे, जो कि है इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, और उसके आजकल लेटेस्ट पेपर्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो इंशाल्लाह उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते हैं। ओके, टेक केयर।